आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। बायोलॉजी मास्टर सीरीज में एक और लेक्चर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर को। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। कुछ फैक्ट्स हैं, नदियां, पहाड़ और ये सब देखेंगे हमारे देश में कितनी विविधता है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है। राइट, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। राइट, इसको दो भागों में हम बांटकर चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन दो सेगमेंट्स में हम इसको स्टडी करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है। सबसे पहले दो हिस्सों में बांट लेते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को। इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करना है एंड उसके कंजर्वेशन के रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स स्टडी करने हैं। राइट, तो बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें एक तो इसके कंपोनेंट्स हमें स्टडी करने हैं कि बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये देखना है हमें, ठीक है। पैटर्न, पैटर्न का मतलब बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस जगह पे ज्यादा होती है बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज की या किस जगह पे कम होती है। दूसरा और तीसरा है कॉज ऑफ लॉस, कैसे लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, है ना। बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है, इसी में हम ये भी पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट कैसे है, वाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड कुछ हाइपोथेसिस की भी स्टडी हमें इसमें करनी है। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसमें हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी भी कितने टाइप से हम क्लासिफाई करके चल सकते हैं। तो इसमें तीन टाइप्स के कंपोनेंट देखेंगे हम। एक तो देखेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है बच्चों। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक तो देखेंगे, एक देखेंगे इसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी। नाम से ही पता लग रहा है वैसे तो, स्पीशीज डाइवर्सिटी। और थर्ड इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये तीन कंपोनेंट्स इसमें देखने की, जेनेटिक, व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी और व्हाट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड व्हाट आर दी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सेगमेंट एक देखना है इसमें। उसके अलावा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। पैटर्न के बाद में मैं आपको सिंपल बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ठीक है। और इसमें दो चीजें हमें पढ़नी है, एक तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बेसिस पे। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जियोग्राफी में कभी पढ़ा होगा जब आप छोटे बच्चे थे। जब मैं छोटा बच्चा था तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करता था। तो लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड के बेसिस पे क्या क्या पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का, किस लैटिट्यूड पे ज्यादा है, इक्वेटर के पास बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, पोल्स के पास कम होती है, क्यों ऐसा होता है, तो वो देखेंगे इसमें। इसके अलावा दूसरा एक इसमें पढ़ना है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज और एरिया का रिलेशनशिप, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि एरिया के साथ स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है और किस लिमिट तक इंक्रीज होती है वो इसमें देखने वाले हैं। तो एक सेगमेंट ये रह गया, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट स्टडी करने हैं, पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे है उसके ऊपर दो चीजें हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसके अलावा लॉस ऑफ की बात करें तो कैसे लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, इसमें भी हम एक स्टडी करेंगे एविल क्वार्टेट नाम से। एविल क्वार्टेट एक वर्ड किसको दिया गया, चार मेजर रीजंस बताए गए हैं, देयर आर फोर मेजर रीजंस जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, वो भी हम देखेंगे। और उन फोर मेजर रीजंस को क्यूमुलेटिवली हम क्या बोलते हैं, एविल क्वार्टेट नाम दिया जाता है, दी एविल क्वार्टेट, ठीक है। तो ये तो हो गया बायोडाइवर्सिटी का सेगमेंट जिसमें हमें बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या स्टडी करना है। और कंजर्वेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो रीजंस आर लाइक कि हमें कंजर्व करने की क्यों जरूरत है, क्यों बायोडाइवर्सिटी को बचाने की जरूरत है, हमें ऐसा क्या मिल रहा है। तो उसमें रीजंस पहले तो नैरो, ब्रॉड रीजंस, एथिकल रीजंस, वो हम देखेंगे कि कुल मिलाकर इसमें इंसान जो है अपने स्वार्थ को बताएगा कि छोटे फायदे क्या हमें मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी से। अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, जैव विविधता अगर खत्म हो गई, तो हमें ये छोटे छोटे जो मिलते हैं फायदे बायोडाइवर्सिटी के कारण वो नहीं मिलेंगे। ब्रॉड रीजंस में बड़े जो हमें फायदे मिलते हैं, फ्री की ऑक्सीजन मिल रही, ये सब नहीं मिलेगा, तो ये सब पढ़ेंगे। और एथिकल में
अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, समझ लेना स्टेज पे चढ़े हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, वो वाला काम इसमें करेंगे। तो इसमें रीजंस देखेंगे क्यों बायोडायवर्सिटी को हमें बचाने की नीड है। फिर बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के मेथड्स क्या क्या हैं वो देखेंगे। मेथड्स में दो मेथड्स देखेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। दो टाइप के कंजर्वेशन होते हैं, क्या होते हैं ये भी देखेंगे। तो ओवरऑल चैप्टर में ये हमें दो सेगमेंट में बांटकर चलना है इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर को हम, ठीक है। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी सेगमेंट। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्स, लाइफ की जो डाइवर्सिटी है उसी को क्या कह रहे हैं, बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी की अगर बात करें तो इसकी एक डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूं। या फिर सबसे पहले तो सुन लीजिए, ये वर्ड किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन नाम के एक थे। ये जो टर्म थी, टर्म कॉइन्ड बाय एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन जो थे, इन्होंने ये बायोडायवर्सिटी टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो बायोडायवर्सिटी होता क्या है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो बायोडायवर्सिटी नॉर्मली हमें सबको पता है, बट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं हम, द अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन पूल्स, स्पीशीज, हैबिटाट एंड इकोसिस्टम इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। सिंपल सी बात है कि काफी सारे डाइवर्स, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की सिर्फ एक स्पीशीज की भी बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ वन स्पीशीज, होमो सेपियंस, उस एक स्पीशीज में भी कितनी डाइवर्सिटी, हम सब देखने में एक से बढ़कर एक है ना। मतलब एक दूसरे से अलग हैं सारे के सारे। 7 to 8 बिलियन पॉपुलेशन ह्यूमन की होने के बावजूद भी सबके सब डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये है डाइवर्सिटी स्पीशीज लेवल पे। तो इस टाइप की डाइवर्सिटी जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है उसी को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी। वो जेनेटिक लेवल पे भी हो सकती है, स्पीशीज लेवल पे भी हो सकती है, किसी भी लेवल, इकोलॉजिकल लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है। और ये टर्म किसने दिया था, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी वर्ड दिया था एडवर्ड विल्सन ने, ठीक है। अब बायोडायवर्सिटी जो है वो डिवाइडेड होती है 3 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हमने बात की थी अभी। थ्री कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं हम बायोडायवर्सिटी के, जिसमें से पहला हमने क्या बताया था, जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। नाम से पता लग रहा है जब जीन पूल में डाइवर्सिटी, जो जेनेटिक लेवल पे जो डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी में। क्या इतनी बात क्लियर है? जो जेनेटिक लेवल पे मतलब जो वैरायटी ऑफ हमें दिखती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिजम्स में डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, उसे ही हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है बच्चों। और इसके बाद अगर बात करें तो इसमें एक एग्जांपल आपको याद रखना है मेन जेनेटिक डाइवर्सिटी में। एक एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल दे रखा है मेडिसिनल प्लांट का, रोवल्फिया वोमिटोरिया का, ठीक है। ये एग्जांपल आपको इसमें याद रखना। इसमें मेन एग्जांपल्स ही हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है ये सबको पता है, आपको पता है, और तो मतलब सबको पता है, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जांपल आपको एनसीईआरटी के याद रखने हैं। इसमें जहां जहां पे एग्जांपल्स मैं लिखूंगा वो एग्जांपल समझ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जेनेटिक डाइवर्सिटी में, तो एक एग्जांपल के तौर पे देखें रोवल्फिया वोमिटोरिया। रोवल्फिया वोमिटोरिया एक एग्जांपल है, प्लांट है, कि ये हिमालयन रेंज में पाया जाता है और ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो करता है, राइट। तो वो रोवल्फिया वोमिटोरिया जो है एक एग्जांपल है जेनेटिक डाइवर्सिटी का। इसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वैरायटी ऑफ इसमें हमें देखने को मिलता है। एक रिजरपाइन नाम का एंजाइम निकालता है और हिमालयन रेंज में डिफरेंट लोकेशंस पे पाया जाता है। ये तो हो गया एनसीईआरटी का एग्जांपल। सिंपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ जेनेटिक डाइवर्सिटी, अगर सिंपल भाषा में हम समझें, आप अगर यूपी के हैं, आपको पता है यूपी के चावल में और पंजाब के चावल में भी अंतर है, यूपी के चावल और वेस्ट बंगाल के चावल में भी अंतर है चावल ही, राइस, वहां भी राइस बोलते हैं, वहां भी राइस। बाकी सब छोड़ो, जो पूर्वांचल है उसका और बिहार के चावल में भी अंतर है।
लगभग 50,000 के आसपास तो सिर्फ चावल की वेराइटीज है ड्यू टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी। राइस की अगर मैं बात करूं सिर्फ 50,000 से ज्यादा डाइवर्सिटी है। दुकान पे जाते हो आपको पता है ना, बासमती चावल 60 रुपए केजी वाले, 100 रुपए, 160, 260, मतलब वेराइटीज इतनी ज्यादा है। वो किस लेवल पे वेराइटीज है? सबके सब राइस ही है, सारों का स्पीशीज सेम है, बट जेनेटिक डाइवर्सिटी है उनमें। वेराइटीज का मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण है। ये एक एग्जांपल आप याद रख सकते हैं। या फिर इसके अलावा एक और एग्जांपल आपने सुना होगा आम का। मैंगो कई टाइप के होते हैं, राइट? मैंगो की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्लियर है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड हमने पढ़ना है कंपोनेंट, ये तो हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके बाद बात करें रोवल्फिया वोमिटोरिया का एग्जांपल एक जरूर वहां पे मेंशन करना है जहां भी क्वेश्चन आएगा। बाकी आप राइस मैंगो का भी ले सकते हैं एग्जांपल। ये कॉमन एग्जांपल है जो कि आपने सुना हुआ है ना, स्पीशीज डाइवर्सिटी, नाम से पता लग रहा है स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी है। यहाँ पे क्या है? स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी है। इसका एक एग्जांपल, आप सबसे बड़ा एग्जांपल जो कि देखने को एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर इंडिया का कुछ रफ सा मैं बनाऊं, मतलब ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, बट आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है? जो वेस्टर्न रीजन है साउथ इंडिया का, यहां ये, इसको क्या बोला जाता है हमें? वेस्टर्न घाट्स। और इधर वाला रीजन जो है इसी को क्या बोला जाता है? ईस्टर्न घाट्स, राइट? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। इतनी बात क्लियर है? एम्फीबियंस जो होते हैं ना, एम्फीबियंस की ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है इन वेस्टर्न घाट्स। स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स एंड ऑल, तो एम्फीबियंस जो हैं हैज ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एम्फीबियंस की एज कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी में आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी है तो उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। तो एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी, उनकी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट्स में एज कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट्स। और वैसे भी वेस्टर्न घाट्स जो है वो ज्यादा एनरिच है ना, और भी प्लांट्स हैं किसी भी लेवल की बायोडाइवर्सिटी के लिए। लास्ट एक और टाइप का देखते हैं, ये सेकंड हो गया। थर्ड वन इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो ये डाइवर्सिटी जो है वो कम्युनिटी या इकोसिस्टम लेवल पे बात की जा रही है। इसमें डाइवर्सिटी की मैं बात करूं, अभी तक जेनेटिक लेवल पे बात कर रहे थे, स्पीशीज लेवल पे बात कर रहे थे, अब और बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, दैट इज डाइवर्सिटी एट कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम लेवल या कम्युनिटी लेवल की डाइवर्सिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन केस ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब सिंपल सी अगर मैं आपको बात करूं कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम इकोसिस्टम आपको पता है, हमने प्रीवियस एक अपने इकोलॉजी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी देखी थी, हियरार्कियल लेवल कि सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म जिसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं, उससे पॉपुलेशन बनता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में वो सब पढ़ा। पॉपुलेशन मिलकर जो है वो क्या बनाती है? कम्युनिटीज, कम्युनिटीज मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। और इसमें देखा था इकोसिस्टम चैप्टर में हमने देखा था इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स दोनों आते हैं, प्लांट्स, एनिमल सब आ जाता है उसमें, ठीक है? तो ये डाइवर्सिटी भी हम कम्युनिटी या इकोसिस्टम लेवल पे बात कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें वैरायटी ऑफ रेंज हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो आप एक चीज याद रखिएगा
कि जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो आपको ज्यादा देखने को, इंडिया का अगर एग्जांपल देखें तो अगर इंडिया जो है, इंडिया में मोर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, मोर इकोलॉजिकल, ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया जो है उसमें ज्यादा जो है वैरायटी देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है, चाहे आप फ्लोरा की बात कर लें या फना की बात कर लें। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन सी, आप एसएसटी का पार्ट है वैसे तो, बट इसमें नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड, ऑल दीज आर कंट्री इंक्लूडेड इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जो कि अगर आप मैप देखेंगे वर्ल्ड मैप तो उसमें क्या है, थोड़ा सा पोलर रीजन पे है। इंडिया जो है थोड़ा इक्वेटर के पास है, जबकि वो थोड़ा पोलर रीजन पे है। उसका हम ये लेवल जो डिस्ट्रीब्यूशन जब देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि क्यों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है या फिर बायोडाइवर्सिटी कम है एज कंपेयर टू इंडिया या फिर अफ्रीका एरिया के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमने देख लिए, दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इतनी बात दिमाग में घुस गई? ठीक है, तो आगे चलते हैं। इतनी बात अगर दिमाग में घुस गई तो आगे चलो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्लोबल डाइवर्सिटी। ग्लोबल डाइवर्सिटी में सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं, फ्लोरा फना सब इंक्लूड कर रहे हैं कि ग्लोबली डाइवर्सिटी कैसे है, कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, कौन ज्यादा है कौन कम है। एक फैक्ट आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, IUCN 2004 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आज से लगभग 19 साल पहले के अकॉर्डिंग, टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो है वो 1.5 मिलियन थी। टोटल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज की अगर हम बात करें, टोटल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो थी वो लगभग 1.5, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ओवर 1.5 मिलियन थी। लगभग 1.5 मिलियन के आसपास टोटल प्लांट और एनिमल स्पीशीज बताई गई IUCN के द्वारा। व्हाट इज IUCN? IUCN की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये फुल फॉर्म है IUCN की, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2004 के अकॉर्डिंग बताया कि टोटल प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट का टोटल हम इसको वर्ड क्या देते हैं, फ्लोरा, इतना तो पता है ना, और इसको फोना में इंक्लूड कर देते हैं हम। तो टोटल फ्लोरा एंड फोना की स्पीशीज की बात करें तो लगभग 1.5 मिलियन के आसपास, 15 लाख के आसपास इन्होंने बताई उस टाइम पे 2004 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन फिर और साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट थे, उनका नेम भी याद रखना है हमें। इनके बाद ग्लोबल डाइवर्सिटी में ये थीसिस है। ग्लोबल डाइवर्सिटी में सबसे पहले हमने एक फैक्ट याद रखा, ये पहला फैक्ट याद रख सकते हैं आप, IUCN के 2004 के अकॉर्डिंग टोटल कितना बताया, 1.5 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है, कलेक्टिवली बताया जा रहा है इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट की एनिमल की बात की जा रही है। और IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आगे देखिए दूसरी चीज, एक साइंटिस्ट थे, एक रॉबर्ट मे नाम के, इन्होंने फर्दर एनालिसिस किया लेटर ऑन, IUCN के बाद और एनालिसिस किया, और इन्होंने क्या बताया, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी लगभग 7 मिलियन है। इन्होंने ग्लोबल डाइवर्सिटी कितनी बताई,
ग्लोबल डाइवर्सिटी में प्लांट एनिमल दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है ना। ग्लोबल डाइवर्सिटी इन्होंने जो बताई वो थी 7 मिलियन, जो कि ज्यादा मानी भी गई। 7 मिलियन के आसपास जो है इन्होंने बताया कि ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूं जो एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि लगभग टोटल जो डाइवर्सिटी है, टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी, जीडी लिख रहा हूं मैं, ग्लोबल डाइवर्सिटी, उसमें से 70%, बहुत बड़ा रेशियो, मतलब एनिमल्स कवर करते हैं और लगभग 22% ही प्लांट्स के हिस्से में आता है। तो ग्लोबल डाइवर्सिटी में मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? एनिमल्स का है। एनिमल्स लगभग 70% ग्लोबल डाइवर्सिटी का जो है वो कवर करते हैं, और जबकि लगभग 22% के आसपास प्लांट्स कवर करते हैं। अच्छा, ये इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं? एनिमल्स में ये इंसेक्ट्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, नोल इंसेक्ट्स, वो सब इन्होंने इसमें, प्लांट्स को छोड़ के जो भी है सब इसी में इंक्लूड कर दिया। ये 70% एनिमल्स में से भी, इस 70% एनिमल में भी 70% जो है वो केवल इंसेक्ट्स हैं। आ रही बात समझ में? मतलब अगर ये 70% को मैं 100 मान के चलूं, 100 एनिमल की बात हो रही है, तो 100 में से 70 तो इंसेक्ट्स हैं। इसका मतलब क्या है? ग्लोबली पूरे अर्थ पे अगर हम बात करें तो हर 10 एनिमल्स में से 7, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर द इंसेक्ट्स। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर दी इंसेक्ट्स, ऐसा फैक्ट बताया गया। ग्लोबल डाइवर्सिटी में ऐसा होता है, ठीक है। तो रॉबर्ट मे ने तो क्या ग्लोबल डाइवर्सिटी ऐसा बताया कि 7 मिलियन होती है अप्रोक्स। टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है वो उसका 70% के सिर्फ एनिमल्स कवर करते हैं, उसका 70% का भी 70% सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स कवर करते हैं, दैट इज इनवर्टिब्रेट्स। एंड लगभग 22% जो है, 22% के आसपास प्लांट्स कवर करते हैं, राइट। 22% के आसपास प्लांट्स कवर करते हैं, जिसमें से भी मैक्सिमम पोर्शन जो है 2 ही कवर करते हैं, एक तो फंजाई और एक एंजियोस्पर्म्स। फंजाई एंड एंजियोस्पर्म्स जो है वो मैक्सिमम कवर करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? आगे चलें पक्का? तो ये देखो आपका अब डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का। जो फैक्ट्स हमने अभी तक देखे, क्या क्या देखा, एक बार समराइज कर देते हैं। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी में आईयूसीएन ने 2004 में ये बताया कि टोटल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज लगभग 1.5 मिलियन के आसपास है। आईयूसीएन स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये फुल फॉर्म पूछी गई है कुछ एग्जाम्स में, ठीक है। आगे चलो, रॉबर्ट मे नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया ग्लोबल डाइवर्सिटी लगभग 7 मिलियन के आसपास है। इसके अलावा हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है, ये किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं बताया, काफी सारों ने रिसर्च की और ऐसा मतलब अपने सर्वेज के अकॉर्डिंग बताया गया। ग्लोबल डाइवर्सिटी टोटल में से सिर्फ 70%, मैक्सिमम पोर्शन मतलब 70% तो सिर्फ एनिमल्स कवर करते हैं और लगभग 22% जो है प्लांट स्पीशीज कवर करती हैं। उस 70% एनिमल्स में से भी 70% जो है सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स कवर करते हैं। इसका मतलब हर 10 जानवरों में से 7 मच्छर हैं, मच्छर नहीं इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। तो और प्लांट्स की बात करें तो उस 22% प्लांट जो ग्लोबल डाइवर्सिटी कवर कर रहे हैं, उसमें से भी मैक्सिमम पोर्शन जो है वो फंजाई एंड उसका है, किसका? एंजियोस्पर्म्स का है। क्या बात समझ में आ गई? कहानी इतनी क्लियर है तो आगे चलो, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखो, ये डायग्राम कुछ इस टाइप का दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी का फिगर है ये। इसमें देख लो प्लांट्स की नीचे बात हो रही है और एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स का इन्होंने अलग सेगमेंट बनाकर दिखा दिया है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में से मैक्सिमम पोर्शन देखो किसका दिखा रहे हैं? इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स मैक्सिमम पोर्शन इंसेक्ट्स का है, बाकी सब उससे कम है। वर्टिब्रेट्स में बात करें तो पीसीज लाइक फिशीज जो है वो बाकी मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के कंपैरिजन में ज्यादा डाइवर्सिटी कवर करती हैं फिशीज जो है। प्लांट्स में अगर बात करें तो मेजर पोर्शन फंगस और एंजियोस्पर्म्स के हिस्से में आता है। क्या इतनी बात क्लियर है? और बाकी सब इनसे कम है। तो ये आपको याद रखना है, ज्यादा किस में आ रहा है? इंसेक्ट्स इसमें ज्यादा है, फिशेज इसमें ज्यादा है, फंगस और एंजियोस्पर्म्स इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। इसमें कुछ और तो रिमेनिंग नहीं है, ठीक है। ओके डन। नेक्स्ट, अरे भाई साहब ये क्या आ गया? हाँ,
अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये तो हो गए कंपोनेंट्स की बात। अभी तक हमने बायोडायवर्सिटी के कंपोनेंट्स देखे और ग्लोबल बायोडायवर्सिटी देखी। अभी बायोडायवर्सिटी सेगमेंट चल रहा है हमारा, ठीक है ना। अब बायोडायवर्सिटी में अगला हमने क्या लिख रखा था, अगला हमने लिख रखा था अगला लिख रखा था पैटर्न। किसकी बात करेंगे, पैटर्न की, या फिर जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो पैटर्न या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात करें तो इसमें पहला अगर बात करें तो लैटिट्यूड के बेस पे बात करेंगे, लैटिट्यूड, ठीक है। अब जियोग्राफी वाले भी आ जाना भी, ठीक है, अब जियोग्राफी समझाने जा रहे हैं हम, एकदम मतलब मजा आ जाएगा। लैटिट्यूड क्या होता है, देखो अगर मैं ऐसा गोला बनाऊं, ये क्या है, ये है अर्थ, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ जो है हमारी अर्थ में बीचों बीच से एक लाइन इस टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइन कट करती है, 0 डिग्री इसको बोला जाता है, 0 डिग्री लाइन है ये, ठीक है। जो लाइनें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसी को लैटिट्यूड बोला जाता है। लेटी हुई लाइनें जो हैं वो लैटिट्यूड हैं, सीधी भाषा में बोलूं तो जो लेटी हुई लाइनें हैं वो लैटिट्यूड हैं, और जो खड़ी ऐसी लाइनें होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लेकिन हमारा क्या पढ़ने वाले हम, लैटिट्यूड के बेसिस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बायोडायवर्सिटी का अर्थ पे। तो जो 0 डिग्री बीच में से एकदम 2 हाफ्स में कट कर देती है अर्थ को, इसी को तो क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर, हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखा। तो इक्वेटर की अगर हम बात करें तो इक्वेटर जो है वो 2 हाफ्स में कट कर देता है, ऊपर नॉर्दर्न, नीचे साउथ हो गया, इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट होता है, ठीक है। इधर मैं यहां लिख देता हूं, इतनी बात क्लियर है। इक्वेटर 2 हाफ्स में कट कर दिया, एक चीज। अब देखो नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ अगर चलें, एक लैटिट्यूड आता है दैट इज 23.23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ रीजन में, 23.5 डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करें इक्वेटर से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, अरे ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा, इसी में पढ़ना है ये, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। नीचे अगर बात करें 23.5 डिग्री साउथ में जाएं अगर इक्वेटर से, तो इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। क्या इतनी कहानी क्लियर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या इतनी कहानी क्लियर है, सुना हुआ है इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर जाएं अगर, और 23.5 डिग्री इक्वेटर से नीचे जाएं तो मकर रेखा। बस इतनी जियोग्राफी पढ़नी थी हमको, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एक लैटिट्यूड के बेसिस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बायोडायवर्सिटी का देखा गया है। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक और बात मैं बता दूं, हमारा जो इंडिया है, प्यारा भारत देश जो है वो कहाँ पे, ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, बीच में से यहां से अगर मैं ऐसे काटूं तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। हमारा जो इंडिया है वो यहां पे प्रेजेंट है, ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत। हमारा इंडिया यहां पे लोकेटेड है, इसका मतलब क्या है, हमारा इंडिया जो है वो इक्वेटर से ऊपर है। जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री है वो इसके बीच में से जाती है, कर्क रेखा इंडिया के बीच में से जाती है, इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। और वैसे देखा जाए अगर ग्लोबल, अगर ये अर्थ ग्लोब है, ये ग्लोब में अगर बात की जाए तो कहां पे है, नॉर्थ और इधर वाला डायरेक्शन ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है, ग्लोब में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। ये वाला रीजन क्या, इसी को तो क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। इसको जैसे इधर की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया जो है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब लैटिट्यूड ग्रेडियंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है बायोडायवर्सिटी का, कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर में हाई बायोडायवर्सिटी होती है, बीडी लिख रहा हूं, ठीक है ना। हाई बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है इक्वेटर के पास। इक्वेटर से जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाओगे,
पोल्स की तरफ जैसे जैसे जाओगे, पोल्स मतलब नॉर्थ पोल या फिर नीचे की तरफ देखें तो साउथ पोल, पोल की तरफ जाओगे तो बायोडायवर्सिटी जो है वो कम होगी, बायोडायवर्सिटी जो है वो कम देखने को मिलेगी। ये पैटर्न बताता है बायोडायवर्सिटी का। क्या इतनी बात क्लियर है? बायोडायवर्सिटी का पैटर्न क्या है कि अगर इक्वेटर है, इक्वेटर के पास बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है, और इक्वेटर से जैसे जैसे पोलर रीजन के पास जाओगे, पोल के पास जाओगे, तो बायोडायवर्सिटी कम देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये रीजन है, सारी की सारी बायोडायवर्सिटी मेजर इसी पोर्शन पे होती है। एक सेकेंड, मेजर पोर्शन यही है। ओ, ये क्या बना दिया मैंने? हाँ, 23 डिग्री ये जो दिख रहा है ना, इससे लेके 23 नीचे वाला जो है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में मेजर बायोडायवर्सिटी इस रीजन में ही देखने को मिलती है, इक्वेटर रीजन में। मेजर बायोडायवर्सिटी इसी में ही है, पोलर रीजन में बायोडायवर्सिटी बहुत कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, वाटर है, टेम्परेचर ऑप्टिमम है, प्रेसिपिटेशन है ना, माउंटेन्स हैं, प्लेन लैंड है, मतलब बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं इसमें। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, इस टाइप के फॉरेस्ट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को इसी कारण मिलती है इक्वेटर रीजन में, इस क्षेत्र में। ठीक है, यही कारण था कि इंडिया, देखो इंडिया यहाँ पे है, और जो स्वीडन कंट्रीज, नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वो नॉर्थ पोल की तरफ है, ऊपर है, इसलिए वहां पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम देखने को मिल रही थी। अभी जो हमने देखा था, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वहां पे इसलिए कम देखने को मिल रही थी क्योंकि इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास है, जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वो टुवर्ड्स दी पोल है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें ये वर्ल्ड मैप है, इसमें अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें तो कुछ इसमें देखिए, हमारा इंडिया ये बीच में से इक्वेटर जा रहा है, और ये रहा हमारा इंडिया यहाँ पे। ठीक है, ये इंडिया है हमारा, इक्वेटर ये जा रहा है, ये इक्वेटर की लाइन ये जा रही, ये इक्वेटर की लाइन है, 0 डिग्री इक्वेटर है। अब कंट्रीज आप अपने हिसाब से देख लीजिए किसमें ज्यादा होगी डाइवर्सिटी और किसमें कम होगी। बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात क्लियर है कि नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे कम होगी डाइवर्सिटी, यहाँ पे अफ्रीका में यहाँ ज्यादा होगी, साउथ अमेरिका में ज्यादा डाइवर्सिटी होगी देखने को। तो ये आप वर्ल्ड मैप के थ्रू देख सकते हैं। इक्वेटर के पास जो है, इस वाले रीजन में, इक्वेटर से लेके ये वाला जो रीजन है 23 डिग्री, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, नीचे की बात करें तो इतना इतना रीजन जो है, इसी में बायोडायवर्सिटी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और ऊपर और नीचे का क्षेत्र जो है उसमें बायोडायवर्सिटी कम देखने को मिलती है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे रखे हैं, अब आपको वो समझ में आ जाएंगे। एनसीईआरटी में आपको दे रखा है कि एक एग्जांपल कहां दे रखा था, हाँ, कोलंबिया जो है वो इक्वेटेड है नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास है कोलंबिया, और कोलंबिया में क्या है, लगभग 1400 स्पीशीज हैं बर्ड्स की। बड़ा सुंदर एग्जांपल है, देखो। ये मैप समझ में आ गया? ये वर्ल्ड मैप में इक्वेटर, और वो मैंने वैसे ग्लोब समझा दिया। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जाम्पल्स हैं कुछ। एग्जाम्पल एक याद रखो, जो कोलंबिया है इक्वेटर के पास है, ये कोलंबिया में लगभग 1400 स्पीशीज हैं। किसकी? आपकी है, मेरी ना, बर्ड्स की। बर्ड्स की 1400 स्पीशीज देखने को मिलती है क्योंकि इक्वेटर पे प्रेजेंट है कोलंबिया। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में लगभग 1200 स्पीशीज, क्योंकि इंडिया इक्वेटर पे नहीं है, इक्वेटर के पास है, इक्वेटर पर नहीं है, इक्वेटर से थोड़ा दूर है। ठीक है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम देखने को मिल रही है। और एनसीईआरटी में इसी में ऐड ऑन कर रखा है इन्होंने कि कहाँ गया, हाँ, न्यूयॉर्क जो है उसमें सिर्फ 105 स्पीशीज हैं, न्यूयॉर्क। इसका ये भी दे रखा है इन्होंने, अब आपको समझ में आ जाएगा एनसीईआरटी में। 41.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, नॉर्थ को तो हम कर्क रेखा बोलते हैं, मैंने कहा था उसके ऊपर डाइवर्सिटी और कम हो जाएगी, उसके बीच बीच में रहेगी। तो ये उसके बाहर क्या है, न्यूयॉर्क में सिर्फ और सिर्फ 105 ही स्पीशीज हैं, 105 स्पीशीज हैं सिर्फ। किसकी? वही बर्ड्स की, बर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना,
तो एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश की जा रही है एनसीईआरटी में। और एक और दे रखा है एग्जांपल साथ में, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का दे रखा है 71 डिग्री नॉर्थ। इसमें सिर्फ और सिर्फ 56 स्पीशीज हैं बर्ड्स की। क्या इतनी बात क्लियर है? तो देखने को साफ साफ पता लग रहा है इक्वेटर पे बर्ड्स की स्पीशीज ज्यादा हैं। इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाते रहोगे स्पीशीज कम होती जाएंगी। ठीक है, तो यही है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बेसिस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बायोडाइवर्सिटी का। बच्चा इतना समझ में आ गया ना? ये अब गलत तो नहीं होगा। इक्वेटर के पास जो है, इक्वेटर के पास बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, और पोल्स पे जाओ तो बायोडाइवर्सिटी कम होती रहती है। इतनी बात क्लियर है? अगले पे चलते हैं फिर। ठीक है, और एक एग्जांपल भी हमने इसका देख लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पे। ये लिए स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इज द सेकंड वन। एक तो हमने देख लिया लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बेसिस पे क्या पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन है बायोडाइवर्सिटी का। अब हम देखने जा रहे हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है। ये क्या बवाल चीज है? ठीक है, ये एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे, जर्मन नेचुरलिस्ट थे, जिनका नाम था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ड। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ड नाम के कोई एक नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने ये रिलेशनशिप दिया, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि जो स्पीशीज है, स्पीशीज रिचनेस जो है, मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी की ही बात हो रही है, उसको रिचनेस बोल रहे हैं। स्पीशीज रिचनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। कौन सा एरिया? जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए अपने घर की बात कर रहे हैं, सिर्फ घर में बात कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक मान लो कोई स्पीशीज रिचनेस है। अब आप पूरे शहर की बात कर रहे हो, एरिया बढ़ा दिया आपने, तो स्पीशीज रिचनेस भी जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी। पूरा देश ले लिया तो स्पीशीज रिचनेस और इंक्रीज हो जाएगी। इसमें प्लांट्स एनिमल्स दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि जो अगर इसको एस से डिनोट करूं मैं और एरिया को ए से, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द species richness. So species richness is directly proportional to area, but up to a limit. But up to a limit. ये इन्होंने ऐड कर दिया। ये ना ऐड किया होता तो ये गलत हो जाते। बट अप टू अ लिमिट। इन्होंने कहा एरिया एक्सप्लोर्ड जो हम कर रहे हैं, एरिया अगर इंक्रीज करेंगे तो स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, बट एक लिमिट तक। उसके बाद क्या होगा, आप एरिया जितना मर्जी इंक्रीज करो, स्पीशीज रिचनेस कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ड ने दिया। ठीक है, इससे पहले हम एक और देख लेते हैं, स्पीशीज एरिया रिलेशन। तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ड ने क्या बोला कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर की जाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे अगर मैं स्पीशीज रिचनेस को रख दूं और एक्स एक्सिस पे एरिया को रख दूं, एक्सप्लोर्ड एरिया, तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होगी, बट अप टू अ लिमिट, उसके बाद कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट दिया अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ड ने। और इसको इक्वेशनल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया इन्होंने? इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी इनको रिप्रेजेंट किया, सी एस इज इक्वल्स टू सी ए जेड, where S stands for the species richness, A stands for the area. What is C? C is the, what is C? C is the y intercept. इतनी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। C is the y intercept। ठीक है, C को क्या बोल दिया गया? C is the y intercept। और Z क्या है? स्लोप। What is Z? इसमें जो ये Z है ये क्या है? स्लोप। इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। स्लोप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट या Z की वैल्यू जो है ये लगभग 0.1 to 0.2 के बीच में वेरी करती है। क्या इतनी बात क्लियर है? लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा लार्ज एरिया है, ये 0.1 से 0.2 फॉर द स्मॉल एरिया। अगर मान लो आप बहुत ज्यादा लार्ज एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे कि मान लो आपने पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा एशिया महाद्वीप, पूरा कॉन्टिनेंट ले लिया या कई सारे कॉन्टिनेंट्स ले लिया आपने एक साथ, कि ये वाली डाइवर्सिटी सब कॉन्टिनेंट्स में कितनी है, तो वो बहुत बड़ा एरिया आप कवर कर रहे हो। तो जब इतने लार्ज एरिया की अगर आप बात करोगे तो उसमें जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो
0.6 to 1.2 भी हो सकता है फॉर वेरी लार्ज एरिया। बहुत ज्यादा लार्ज एरिया की बात करें तो 0.6 से 1.2, ये आपको फैक्ट्स हैं, याद रखने, आपके डेरिवेशंस तो है नहीं इनके, ठीक है। तो 0.1 टू 0.2 हो सकता है स्मॉल एरियाज के लिए, और 0.6 टू 1.2 हो सकता है फॉर अ वेरी लार्ज एरिया, अगर कंसीडर हम कर रहे हैं फॉर द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो ये इक्वेशन मिली, ठीक है, ये इन्होंने इक्वेशन बनाई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया कि एरिया अगर एक्सप्लोड इंक्रीज करेंगे तो स्पीशीज रिचनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। बट इसमें क्या हुआ, यहां पे आप देखिए थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि किस एग्जैक्ट पॉइंट से, ऐसा कोई शार्प पॉइंट नहीं पता हमें कि उसके बाद स्पीशीज रिचनेस और नहीं बढ़ेगी, एकदम से वो हो गई। तो इसके लिए इन्होंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है जी? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यही होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इन्होंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के लिए अपना जो इक्वेशन था, कौन सा इक्वेशन, ये जो इन्होंने बनाया था अभी, दैट इज s इज इक्वल्स टू सी ए जेड, इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाना है। तो क्या करेंगे, ये log लगा देंगे दोनों तरफ। तो क्या होगा, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस आ जाता है, इतना तो पता है, जो पावर में होता है वो आगे, दैट इज z log a। इक्वेशन मिल गई, क्या इक्वेशन मिल गई? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर्मेट में आ गई। ये क्या है y, ये क्या है c, ये क्या है m, और ये क्या है x, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गई, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब कैसे, स्पीशी y एक्सिस पे अब log s आ जाएगा, पहले क्या था s था, अब log s, और इधर क्या आ जाएगा log a आ जाएगा, और ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। बात समझ में आ गई? ये z जो है वो m को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना, ये z m को डिनोट कर रहा है, log a जो है वो x को, log c को, और log s y एक्सिस को, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको लोगरिथम लगा के दोनों तरफ ले आए और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे कटेज पता लग रहा था कि इसके बाद और ज्यादा नहीं होगी स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज, इस टाइप से कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो ये तो हो गई डिस्ट्रीब्यूशन की बातें, ठीक है। हमने देख लिया, क्या देखा अभी तक, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन या पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी में दो चीजें थी हमारे सिलेबस में जो हमने कवर कर ली, लैटिट्यूड के बेसिस पे और एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया कि एरिया एक्सप्लोर्ड जितना इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा स्पीशीज डायवर्सिटी या स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होगी, बट अप टू अ लिमिट, उसके बाद नहीं होगी, आप जितना मर्जी एरिया इंक्रीज कर लें, राइट। तो और उसको इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लोगरिथम लगा के स्ट्रेट लाइन में, या फिर जो उन्होंने खुद बनाया था वो इस टाइप का बना था, मतलब पैराबोलिक शेप बना था, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक इसको बोल सकते हैं, है ना, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक स्ट्रक्चर इनको देखने को मिला था, ठीक है। और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू वेरी कर सकती है, बहुत ज्यादा लार्ज एरिया तो 0.6 से 1.2 हो सकती है, वरना क्या रहती है इसकी 1.1 टू 0.2। इतनी बात क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब तक हमने क्या कर लिया, देखो अब हमने डाइवर्सिटीज का देख लिया है, बायोडाइवर्सिटी का इतना सेगमेंट। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे हो रहा है, लेकिन उससे भी पहले हमें इंपॉर्टेंस तो पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस किसकी? डाइवर्सिटी की। इसमें हम डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी की, उसमें भी स्पेसिफिकली स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर बात करें। दो साइंटिस्ट का नाम आएगा इसमें, याद रखना है, दोनों का ही, दोनों का नाम हमको याद रखना है। एक का नाम तो क्या है, डेविड टिलमैन। इन्होंने दोनों ने मिलकर बताया, मिलकर नहीं अलग अलग बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है डाइवर्सिटी की। एक तो डेविड टिलमैन और एक पॉल एरलिच, पॉल एरलिच, ठीक है। डेविड टिलमैन जो थे, डेविड टिलमैन ने क्या कहा, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी यहां पे बात हो रही है स्पेसिफिकली, ठीक है। स्पीशीज डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए दो कॉन्सेप्ट्स दिए गए। एक तो था डेविड टिलमैन, रुक एक मिनट में पानी पी लूं जरा, देखो जरा, इन दोनों का नाम याद रखना है अपने को भी।
हाँ जी, तो इन्होंने क्या बोला कि डेविड टिलमैन जो थे, सबसे पहले तो इनका छोटा सा कंसेप्ट कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, डेविड टिलमैन ने ये बताया कि जितनी ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल होगा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इक्वल्स टू स्टेबल इकोसिस्टम, एनवायरमेंट स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि जितनी ज्यादा स्पीशीज की डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट होगा, स्टेबल इकोसिस्टम होगा, ये बोला डेविड टिलमैन ने। इन्होंने बस इतनी सी बात बोली। ठीक है, पॉल एरलिच ने कैसे बताया, इन्होंने तो मतलब मेटाफर यूज कर लिया। ठीक है, अपनी कहानी बनाई, इनको फुटेज चाहिए था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस दे दी जिसका नाम दिया रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। रिवेट पोपर हाइपोथेसिस किसने दी, पॉल एरलिच ने दी। इन्होंने दिया रिवेट पोपर हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंस समझाने के लिए स्पीशीज डाइवर्सिटी। और इस रिवेट पोपर हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या बोला, रिवेट का मतलब क्या होता है, नट बोल्ट को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने कहा कोई एरोप्लेन जो है, कोई भी एरोप्लेन जो है उसको आप मान लो कोई इकोसिस्टम। ठीक है, एरोप्लेन जो है वो कोई इकोसिस्टम है। उस एरोप्लेन में जितने भी रिवेट्स हैं, मतलब उसके नट बोल्ट जितने भी हैं, जितने भी उसमें पुर्जे लगे हुए हैं, ठीक है, नट बोल्ट्स जितने भी रिवेट्स हैं उसमें, वो हैं स्पीशीज। मेटाफर यूज करके बता रहे हैं जस्ट। ठीक है ना, इसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एरोप्लेन को इकोसिस्टम मान लो, रिवेट्स जो हैं उस इकोसिस्टम की खूब सारी स्पीशीज हैं। अब अंदर बैठे जो पैसेंजर्स हैं, इस एरोप्लेन के अंदर बैठे जो पैसेंजर्स हैं, अगर ये अचानक से मान लो पॉपिंग करने लग जाएं, पॉपिंग ऑफ व्हाट, रिवेट्स, मतलब एक एक करके नट बोल्ट निकालने लग जाएं प्लेन के। ठीक है, पैसेंजर्स का कोई खुराफाती दिमाग जैसा कि होता है हमारा, पैसेंजर्स जो हैं उन्होंने रिवेट्स निकालना एरोप्लेन के स्टार्ट कर दिए। तो इससे होगा क्या, इनिशियली तो प्लेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इनिशियली तो इकोसिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हम स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, स्पीशीज निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं इकोसिस्टम से। ठीक है, रिवेट्स रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब स्पीशीज रिमूव कर रहे हैं। बट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड अगर टाइम तक यही हम करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद वो कंडीशन डेंजरस हो जाएगी। किसके लिए, सबके लिए, इकोसिस्टम के लिए भी और ये खुद पैसेंजर्स के लिए भी, क्योंकि ये भी तो इकोसिस्टम का हिस्सा है। बात समझ में आ गई, तो ये डेंजरस कंडीशन हो जाएगी इकोसिस्टम के लिए और स्पीशीज के लिए भी। इतनी बात क्लियर है। इसी में एक और कॉन्सेप्ट इन्होंने बता दिया लगे हाथी, कि जो प्लेन है इसके जो विंग्स हैं, जो पंख उसके विंग्स होते हैं प्लेन के, उनके विंग्स के जो रिवेट्स हैं वो कीस्टोन स्पीशीज जैसे हैं, की स्पीशीज जैसे हैं। की स्पीशीज मतलब अगर उनको रिमूव किया, देखो अंदर से बैठे हुए अपनी सीट का नट बोल्ट निकाल रहे हैं कुछ, वो उसका इतना इफेक्ट नहीं है। मान लो वो की विंग्स जो हैं उसके रिवेट्स को रिमूव करने लग जाए, पॉपिंग करने लग जाए पैसेंजर्स, तो वो ज्यादा डेंजरस कंडीशन है। और रिवेट्स, ये जो विंग्स के रिवेट्स हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं, की स्पीशीज को, जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि घर में मम्मियों का इंपॉर्टेंस है, घर में मम्मी क्या होती है, की स्पीशीज होती है। ठीक है, तो उनकी एब्सेंस में जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती हैं। तो की स्पीशीज जो है वो विंग्स के रिवेट्स को बताया। तो इस टाइप का इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको रिवेट पोपर हाइपोथेसिस के नाम से इन्होंने पब्लिश किया, पॉल एरलिच ने। और डेविड टिलमैन ने तो इतना सा बताया कि जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आगे चलें, लेट्स गो। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, बायोडाइवर्सिटी में हम पैटर्न या डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं, उसके कंपोनेंट्स दे चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी का लास्ट सेगमेंट दैट इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि लॉस कैसे हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। इतनी बात क्लियर है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कई सारे कॉजेज हैं। एविल क्वार्टेट एक मेजर कॉजेज है, नो डाउट। इससे पहले कुछ और भी हैं, क्या, लॉस
ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके 3 कारण तो हैं ही। ये कौन कौन से 3 कारण जो आपको याद रखने हैं? दैट इज ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सॉरी, ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। तो ये 3 कारण है जिसके कारण लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है इन सब के कारण, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, हमारी एनसीईआरटी में दे रखे, वो फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं क्योंकि फैक्चुअल डाटा इस पेपर में से आता है, इस चैप्टर में से, ठीक है। लगभग 15,500 स्पीशीज जो हैं वो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं इस टाइम। लगभग 15,500 स्पीशीज जो हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, खत्म होने की कगार पे हैं। लगभग 15,500 स्पीशीज ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, ठीक है। एक चीज, इसके अलावा अगर बात करें IUCN, जो वही IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर है ना नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन का, IUCN की एक रेड लिस्ट है जिसमें डॉक्यूमेंट किया गया, उसका फैक्ट आपको याद रखना है। IUCN रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें वो बताता है एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड और इन सब का। 2004 के अकॉर्डिंग ही बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट जो है उसमें एक्सटिंक्शन बताया गया 784 स्पीशीज का। एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज। कुछ कुछ फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा जो लिख रहा हूं, सारे याद एनसीईआरटी के ना भी रहे तो ये कुछ कुछ तो याद रखिएगा कि IUCN का डाटा क्या बोल रहा है, ठीक है। IUCN का रेड लिस्ट क्या बोल रहा है? एक्सटिंक्शन हो रखा है, लगभग 784 स्पीशीज का डॉक्यूमेंट रेडी किया, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं। इनमें से 338 तो क्या है? वर्टिब्रेट्स। 338 तो क्या है? वर्टिब्रेट्स। उसके अलावा अगर बात करें वर्टिब्रेट्स के अलावा 359 इनवर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स। 359 क्या है? इनवर्टिब्रेट्स हैं इसमें, और बाकी के जो बचे हुए हैं 487 प्लांट्स हैं, 487 प्लांट्स। तो IUCN ने एक्चुअली में क्या बताया? IUCN ने 2004 में बताया कि 784 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हो चुका है इन लास्ट 500 ईयर्स। लास्ट 500 साल में, पिछले 500 साल में 784 स्पीशीज का जो है वो एक्सटिंक्शन हो चुका है, खत्म हो चुकी हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 487 लगभग प्लांट्स हैं। ये एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है, मतलब IUCN का डेटा है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? तो आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ और डेटा है इसी में ही एड ऑन कर लीजिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के सेगमेंट में ही। उसके बाद हम देखेंगे कारण कौन कौन से हैं एविल क्वार्टेट में, बट उससे पहले कुछ फैक्ट्स याद हमें देखने की चीजें हैं कि हमें पता तो हो कि कितना ज्यादा लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का और कितना ज्यादा फास्ट हो रहा है, ड्रास्टिक हो रहा है। पहले पिछले कुछ सालों में तो और ज्यादा ड्रास्टिक हो रहा है। किसके कारण हो रहा है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो लगभग एट प्रेजेंट, ये भी डाटा आपको याद रखना है, एट प्रेजेंट 31%, लगभग 31% जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, और 32%, लगभग 32% एम्फीबियंस। ये रियली कंसर्न की बात है वैसे तो। 32% एम्फीबियंस की बात करूं, 12% बर्ड स्पीशीज, 12% ऑफ बर्ड स्पीशीज, ठीक है। इसके अलावा 12% के अलावा 23% मैमल्स,
23% मैमल्स और 23% मैमल्स, राइट। तो ये सब क्या है एट प्रेजेंट, 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म, 32% एम्फीबियंस, 12% बर्ड की स्पीशीज हो गई, या फिर 23% मैमल्स हो गए। ये इतने तो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं। थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने की कगार पे हैं ये, ठीक है। तो ये डेटा भी आपको ध्यान में रखना है। लगभग 31% जिम्नोस्पर्म, 32% एम्फीबियंस और 12% बर्ड्स एंड 23% मैमल्स की जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्शन के थ्रेट पर हैं इस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स आपको जो याद रखने जिससे क्वेश्चन आ जाता है। सम रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीशीज, रिसेंटली जिनका एक्सटिंक्शन हुआ है कुछ स्पीशीज का, उनके एग्जांपल्स हैं ये। कौन कौन से? एक तो डोडो, डोडो, उसके अलावा क्वागा, क्वागा, उसके अलावा थाइलसीन। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है बेटा, सारे याद रखने हैं। थाइलसीन, उसके अलावा अगर बात करें, थाइलसीन के अलावा की बात करें तो स्टीलार्स सी काओ, स्टीलार्स सी काओ, स्टीलार्स सी काओ। उसके बाद 3 टाइगर स्पीशीज, 3 टाइगर की, 3 टाइगर की स्पीशीज हैं, उनका नाम भी याद रख लो, बाली, जावा एंड कैस्पियन। बाली, जावा एंड कैस्पियन। ये रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं स्पीशीज। डोडो हो गया, डोडो मॉरिशियस का है एक्चुअली में, मॉरिशियस का है डोडो, है ना, मॉरिशियस का डोडो, और क्वागा अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का थाइलसीन, है ना। ये सब क्या है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। स्टीलार्स का और रशिया की। तो ये सब स्पीशीज रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं। ये सब एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। डोडो, क्वागा, थाइलसीन, ये रिसेंटली जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं स्पीशीज, अब ये इस संसार में नहीं है, जो कि कुछ टाइम पहले तक थी। तो ये रिसेंटली एक्सटिंक्टेड स्पीशीज हैं सारी की सारी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं। ये तो सारे फैक्ट्स थे जो बता रहे थे कि कैसे कैसे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, ठीक है। अब रीजंस, कॉजेज क्या हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कॉजेज क्या हैं, उसको नाम एक दिया गया है एविल क्वार्टेट। क्वार्टेट का मतलब चार मेजर कॉजेज हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। जिसमें सबसे पहला क्या है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला क्या है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की बात की जा रही है सबसे पहले, ठीक है। ये एक्चुअली में प्राइमरी कोज है स्पीशीज का एक्सटिंक्शन का, ठीक है, प्राइमरी कोज है ये। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को इतना यूटिलाइज कर ले रहे हैं कि बाकी स्पीशीज जो है, ह्यूमन का भी इसमें रोल है और बाकी अदर स्पीशीज का भी, सबका रोल है, नेचुरल कैलामिटीज का भी इसमें रोल रहा है। हैबिटाट का लॉस हो जाता है जब डाइवर्सिटी का, तो फिर क्या होगा, डाइवर्सिटी खत्म होगी। एक फैक्चुअल डाटा है, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो लगभग 14% लैंड सरफेस एरिया कवर करता था इनिशियली। अगर बात करें आज से कई साल पहले, लगभग 14% लैंड एरिया कवर कर देता था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्ट हो चुके हैं 6% पे। 14% से ये 6% तक का डाउनफॉल जो है, ये एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, ये सोचने विचार करने की बात है। हैबिटाट लॉस हो गया है काफी जनों का। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है उसको लंग्स भी बोलते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ना लंग्स भी बोला जाता है। किसका? लंग्स ऑफ प्लेनेट, लंग्स ऑफ प्लेनेट। क्यों? क्योंकि लगभग 20% ऑक्सीजन जो है ना एनवायरनमेंट में, वो यहीं से आती है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट से। इससे इतना बड़ा लैंड एरिया, इतना फैला हुआ है ये रेन फॉरेस्ट है।
अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी खूब डिफोरेस्टेशन हुई है और हो रही है, किसके कारण? ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट करने के कारण, इंडस्ट्रीज बनाने के कारण। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है कवरेज, है ना, जबकि ये इसको लंग्स ऑफ प्लेनेट बोलते हैं। तो अपने फेफड़े खुद ही हम खराब कर रहे हैं, लंग्स को, अर्थ के प्लेनेट के उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज, ठीक है। उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें तो इसमें सिंपल में आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, अब हम क्या करते हैं, बीच में से 6 लेन अपना हाईवे निकाल देते हैं। फ्रेगमेंटेशन, उनके घर में दरार डाल दी आपने, इतनी सारी जो डाइवर्सिटी वहां पे जंगलों में रह रही थी उसमें आपने दरार डाल दी, उनका एनवायरनमेंट खत्म कर दिया आपने, ठीक है। तो इस टाइप का फ्रेगमेंटेशन, हम उनका हैबिटेट लॉस कर रहे हैं, है ना, जिसके कारण ये भी एक बहुत मेजर रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, चाहे प्लांट का केस ले लो या एनिमल्स का केस ले लो। तो ये तो है पहला रीजन, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरी चीज है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। एक्चुअली में हमारी नीड कब ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है हमें भी नहीं पता लगता। किसी चीज की हमें जरूरत होती है, हमें उतना उसको यूज करना चाहिए, लेकिन कई बार हम क्या होते हैं, इतने ग्रीडी हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगते हैं किसी को। वो कोई भी रिसोर्स हो सकता है, प्लांट भी या किसी इंसान को भी, ठीक है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी जो है एक मेजर रोल प्ले करता है, कोज है एविल क्वार्टेट में, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया कि इसके कारण भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। जैसे कि जो स्टीलार्स सी काऊ है वो इसी के कारण तो हुई है, जो स्टीलार्स सी काऊ है जो अभी हमने बताया रशिया की रिसेंटली हुई है, वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण हुई है। या फिर बहुत सी ऐसी फिशेज होती हैं, बहुत सारी ऐसी फिशेज हैं जो कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण जिनकी स्पीशीज ही हमने खत्म कर दी, इतनी ज्यादा ओवर हार्वेस्टिंग कर दी उसकी, तो नीड से ग्रीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉइट, ओवर यूटिलाइजेशन जब करने लगते हैं। इसके एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, स्टीलार्स सी काऊ दिया भी हुआ है। फिर है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब एक्सोटिक भी बोल सकते हो, एलियन मतलब थोड़ा ऐसे मत समझ लेना दूसरे ग्रह से, एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेजन। कई बार क्या होता है, कोई बाहर से थर्ड पर्सन घर पे आके प्रसाद की जड़ होता है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन की अगर बात करें तो कई बार क्या होता है, बाहर का कोई होता है ना, उसके कारण घर में प्रसाद पड़ जाता है। ये बस वैसा सही है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन मतलब थर्ड पर्सन, बाहर की कोई स्पीशीज लाकर हमने इन्वेड कर दी जिसके कारण ऐसा हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, है ना, इसमें दे रखे हैं। एक एग्जांपल है नील पर्च का, एग्जांपल इसके आप याद रख सकते हैं, नील पर्च। व्हाट इज नील पर्च? ये एक्चुअली में एक ना प्रीडेटर फिश है, मान के लो है ही प्रीडेटर फिश, प्रीडेटर फिश है। एक्चुअली में हुआ क्या, इस नील पर्च को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका के। इसको क्या करवाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसको नील पर्च नाम की जो लार्ज फिशेस थी इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया लेक विक्टोरिया में। लेक विक्टोरिया जो है उसमें इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया गया बाहर से, जिसके कारण हुआ क्या, जो किक्लिड फिश थी उसके अंदर, लेक के अंदर ऑलरेडी जो प्रेजेंट किक्लिड फिश थी वो खत्म हो गई। किक्लिड फिश जो थी उसमें धीरे धीरे डिसअपियर हो गई उस लेक से, क्योंकि ये प्रीडेटर थी उसको खा गई। तो बाहर का कोई स्पीशीज, एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया लेक विक्टोरिया में, जिसमें से जिसके कारण एक स्पीशीज खत्म हो गई। तो ये किस में आ गया, एलियन स्पीशीज इन्वेजन में। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं इसी में, एलियन स्पीशीज में ही। ये तो एक एग्जांपल हमने देखा, ये तो हो गया वन एग्जांपल नील पर्च का, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है बताता जा रहा हूं मैं, ठीक है। उसके अलावा बात करूं, पार्थेनियम सबने सुना होगा, है ना। पार्थेनियम अपने आप बाहर उग भी जाए, एलर्जी भी कर देता है कई बार। पार्थेनियम, कैरेट ग्रास भी जिसको बोलते हैं ना, ये भी लिख ही लेते हैं, याद रहे क्या पता, कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास की बात करें, या फिर लेंटाना आइकोर्निया, ठीक है, लेंटाना आइकोर्निया। आइकोर्निया को वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं ना, जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वीड्स के। इन्होंने एनवायरमेंटल, ये भी क्या है, इन्होंने भी एनवायरमेंटल डैमेज किया। वाटर हाइसिंथ हो गया, पार्थेनियम हो गया, लेंटाना हो गया। एक्चुअली में ये इंडिया में ही है मेजर, तो इंडिया में ही इन्होंने डैमेज किया है।
वो जैसे लेक विक्टोरिया तो ईस्टर्न अफ्रीका वगैरह का एग्जांपल था। इंडिया की बात करें तो लेंटाना कामरा हो गया और ये पार्थेनियम, आइकोर्निया, इन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज अदर स्पीशीज को किया है। इन इंडिया की बात करें वाटर हाइसिंथ क्या है, ये वाटर हाइसिंथ पानी में, रुके पानी में ग्रो कर जाता है, पूरा का पूरा लेक कवर कर लेता है, और जिसके कारण नीचे की जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन में आ जाती है। इसको जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो इसके बहुत सारे हमें नेगेटिव इंपैक्ट्स जो है वो देखने को मिले अदर स्पीशीज पे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अब अगला आता है को एक्सटिंक्शन, ठीक है। एक ये सारे हो गए एलियन स्पीशीज का हो गया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। लास्ट वन इज द को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन नाम से पता लग रहा है हम तो डूबे हैं तुम्हें भी लेकर डूबेंगे सजना, मतलब बिल्कुल वैसा ही है। कई बार क्या होता है कि कोई चीज किसी पे डिपेंडेंट है, हम किसी पर डिपेंडेंट है, जस्ट अपना लाइफ में एग्जांपल ले सकते हो, किसी पर आप बहुत ज्यादा निर्भर हो गए, ठीक है, आप प्यार मोहब्बत में फंस गए, किसी के चक्कर में बहुत ज्यादा निर्भर उसके ऊपर हो गए, और एक दिन वो आपको छोड़कर चला गया या चली गई, तो उसके बाद आप भी खत्म, है ना। उस टाइप का कंसेप्ट इसमें बताया गया को एक्सटिंक्शन। मतलब कोई प्रीडेटर जो है वो किसी अपने प्रे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टाइप का प्रीडेटर सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का प्रे जो है उसी पे अपना अटैक करता है और उसी को अपना फूड बनाता है। अब मान लो वो प्रे की स्पीशीज खत्म हो गई किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण, अब वो खत्म हो गई तो जो वो प्रीडेटर की स्पीशीज है वो भी खत्म हो जाएगी अपने आप। बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या है, को एक्सटिंक्शन है, अगर एक खत्म हुआ तो उसके पीछे मैं भी जाऊंगा, वो मरा तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट है को एक्सटिंक्शन के केसेस में, ठीक है। तो प्रे प्रीडेटर वाली बात है इसमें, और कुछ भी नहीं, प्रे प्रीडेटर। बट प्रे प्रीडेटर में भी ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टाइप के प्रे को फीड करते हैं, एनसीईआरटी में आपको देखने को इसको मिल जाएगा, इसका एक आध एग्जांपल अगर होगा तो, ठीक है। आगे चलें, ये तो हो गया बायोडायवर्सिटी का सेगमेंट हमारा कंप्लीट, ठीक है, बायोडायवर्सिटी का सेगमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। बायोडायवर्सिटी कर दिया हमने, बांट के चले थे ना चैप्टर को। ये देखो, ये वाला सेगमेंट बायोडायवर्सिटी के कंपोनेंट, पैटर्न, कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये सब हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना था, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के रीजंस बताने थे, और दूसरा मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक, अभी देख लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन की बात हो रही है। कंजर्वेशन तो वहीं बता सकता हूं मैं वैसे, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, कंजर्वेशन के 3 रीजंस हमने देखे थे, ठीक है। एक तो नैरो, इसको यूटिलिटेरियन बोलते हैं, यूटिलिटेरियन मतलब जरूरत, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, छोटी जरूरतें, बड़ी जरूरतें और एथिकल जरूरतें, इन तीनों ये रीजंस हैं जिसके कारण हमें कंजर्व करने की नीड है। सबसे पहले नैरो यूटिलिटेरियन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या, अब हम देखो इंसान जो है ना वो बहुत लालची है, अपना ही बताएगा जो भी बताएगा, किसी और का क्यों बताएगा, है ना। अब इसमें नैरो यूटिलिटेरियन के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो इसमें बड़ा ईजी सा दे भी रखा है, कोई वो हार्ड फास्ट रूल नहीं है। नैरो यूटिलिटेरियन मतलब जो हमें फाइबर्स मिलते हैं, गम्स मिलते हैं, टेनिन्स मिलते हैं, है ना, इसका मतलब क्या है, जो हमें वुड मिलता है बायोडायवर्सिटी से, है ना, मीट मिलता है मान लो, फाइबर्स मिलते हैं, जो इस टाइप के जो हमें फ्री मिलते हैं, जो एनवायरनमेंट से हमें मिलता है बायोडायवर्सिटी से, वो मिलना बंद हो जाएगा अगर बायोडायवर्सिटी के लॉस को कंजर्व नहीं किया गया, बायोडायवर्सिटी को बचाया नहीं गया। तो इसी को इंक्लूड किया जाता है नैरो यूटिलिटेरियन में, छोटी सोच, छोटे काम, है ना, वही बातें हैं। ब्रॉड यूटिलिटेरियन की बात करें, जैसे कि ऑक्सीजन मिल रही है फ्री में, फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है ना, कोविड में आपको पता है ना इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा थी ऑक्सीजन की, नहीं मिल रही थी, लेकिन ये फ्री में एनवायरनमेंट हमें दे रहा है। बायोडायवर्सिटी का लॉस हो जाएगा तो प्लांट्स ही खत्म कर दोगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अमेजोन फॉरेस्ट का भी मैंने बताया ना, अमेजोन फॉरेस्ट का जैसे कि बताया लगभग 20% ऑक्सीजन सिर्फ वही प्रोवाइड करता है, उसी को खत्म कर दिया तो फिर तो मर जाओगे। आ रही बात समझ में? तो ये है ब्रॉड यूटिलिटेरियन। एथिकल यूटिलिटेरियन, एथिकल रीजंस की बात करें तो एथिकल में तो आपको अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, मैंने बताया था। इसमें क्या है, पेड़ भी हमारे साथ आए हैं, हमारे भाई बहन हैं,
उनको कदर करनी चाहिए, रक्षाबंधन पे राखी बांधनी चाहिए, मतलब अच्छी बातें करो ना थोड़ी सी। तो ये भी एक रीजन है जिसके कारण हमें स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ी हुई है पेड़ों के साथ या बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के साथ, तो इसीलिए उनको बचाने की जरूरत है। तो ये तीन मेजर रीजन है, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड रीजंस और एथिकल रीजंस। ये तीन रीजंस के कारण हमें कंजर्वेशन करने की नीड है, हमें ऐसा लगता है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। अब दूसरी चीज आती है मेथड्स। कौन कौन से मेथड है कंजर्व करने के, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कैसे कंजर्व किया जा सकता है। एक तो मेथड है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, थक गया रे मैं तो बोलता बोलता, पानी पी लूं 2 मिनट। इसको शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, लगातार बोलता रहता हूं मैं यहाँ पे। इधर उधर जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास उसमें शेयर कर दिया करो। जितने भी क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, ये आपकी रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपको कंप्लीट, या फिर इसको वीडियो को देखने के बाद आप डिटेल कोई भी वीडियो पढ़ेंगे या कोई भी बुक देखेंगे, रीड करेंगे, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी उसकी, क्योंकि मैं एवरी सिंगल टॉपिक और एवरी सिंगल इंपॉर्टेंट एग्जांपल या कुछ भी सेंटेंस है उसको जरूर मेंशन करता हूं। ठीक है, कुछ भी हम छोड़ते नहीं है। 1 से 2 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर का पोस्टमार्टम कर देते हैं, राइट। तो इन सीटू कंजर्वेशन एक मेथड। दूसरा मेथड है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन, राइट। तो 2 टाइप के मेथड से कंजर्व किया जा सकता है हम, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या, इन सीटू मतलब उसके खुद के घर में। बायोडाइवर्सिटी जैसे प्लांट्स या एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जहां पे वो नेचुरली हैं, उस पूरे के पूरे नेचुरल एरिया को ही कंजर्व कर दो, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, बट एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब, एक्स सीटू कंजर्वेशन में उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर हमने जो आर्टिफिशियल मैनमेड अपना बना रखा है उसके लिए उसमें डाल रखा है ताकि वो बचा रहे, इसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। आप एग्जांपल से ज्यादा क्लियर समझ पाएंगे। इन सीटू कंजर्वेशन में जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, राइट। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, नेचुरल एरियाज हैं, उसको कंजर्व कर दिया। या फिर सेंचुरीज हो गई, है ना, सेंचुरीज हो गई। उसके अलावा या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स, सैक्रेड ग्रुप्स, ये सब मतलब इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल्स हैं। एक्स सीटू की अगर बात करें, जैसे कि जू हो गया, जोलॉजिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन हो गया, बू, मतलब बू तो नहीं बोलते इसको, बोटेनिकल गार्डन ही बोलते हैं, है ना, कि बू बोलते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, सीड बैंक हो गए, जीन बैंक हो गए, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। मतलब नेचुरल हैबिटेट से निकालकर किसी प्लांट को बोटेनिकल गार्डन में कंजर्व किया जा रहा है, नेचुरल हैबिटेट से टाइगर को निकाल के जोलॉजिकल पार्क में कंजर्व किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो नेचुरली वो जिस जंगल में, उस जंगल को ही कंजर्व कर दिया जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया बना दिया जा रहा है। तो ये 2 टाइप के मेथड्स हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, राइट। अब इसमें भी कुछ कुछ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर द रीजन्स ऑफ हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। जहां पे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होती है या फिर एंडेमिक स्पीशीज ज्यादा होती हैं, मतलब रेस्ट्रिक्टेड स्पीशीज जो एक ही रीजन पे होंगी, उस टाइप की स्पीशीज ज्यादा होती हैं, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट, है ना, हॉटस्पॉट बोलते हैं उसको, कि ये इस चीज का हॉटस्पॉट है, यहाँ पे ये स्पीशीज बहुत ज्यादा होती हैं। एंडेमिक स्पीशीज दे भी रखा है, एंडेमिक स्पीशीज आर स्पीशीज कन्फाइंड ओनली टू अ लिमिटेड रीजन। तो एंडेमिक स्पीशीज जहां पे ज्यादा होती हैं या स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आगे देखें, देयर आर लगभग 34 हॉटस्पॉट्स हैं इन द वर्ल्ड, ओवरऑल दी वर्ल्ड 34 हॉटस्पॉट्स हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया, बट दे हार्बर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज। लैंड एरिया तो बहुत कम है, लेकिन स्पीशीज डाइवर्सिटी रिचनेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो इसको हॉटस्पॉट बोल रहे हैं। कम लैंड में बहुत ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है। दीज आर दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आगे चलें अगर, हाँ, और एक और आता है रामसर साइट्स। ठीक है, ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। रामसर साइट्स क्या होता है? रामसर साइट्स आर द वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होता है? ठीक है, वेटलैंड्स, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये पता कैसे बन जाते हैं? जैसे मान लो कोई रिवर है, वो ऐसे जा रही है, ये नेचुरली भी बनते हैं। ये रिवर ऐसे जा रही है, मान लो गंगा रिवर है, एक टाइम के बाद अब पानी यहां से, इसने यहां से अपना रूट बना लिया, और साइड वाला पानी जो है वो वहीं रह गया।
ठीक है, ये पानी ने यहां से रूट बना लिया और उधर वाला पानी उधर ही रह गया और ये यहाँ पे पड़ा रहा और मिट्टी को सैचुरेट कर दिया। ठीक है, जो सोइल थी, सोइल को इसने सैचुरेट कर दिया इस वाटर ने, उस लेवल को, और वही क्या बन गई, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड। वेटलैंड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में बहुत काम करता है। गवर्नमेंट्स जो है बहुत सारी, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट काफी सारे वेटलैंड्स आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश कर रही है ताकि दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो इंक्रीज हो सके। तो ऐसा बाकी गवर्नमेंट्स को भी करने का है, प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट्स, राइट। तो वेटलैंड क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज करते हैं वेटलैंड्स। तो इनका सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, इस टाइप से बन जाते हैं, नेचुरली भी और आर्टिफिशियली भी बनाए जा रहे हैं। रामसर साइट्स की बात करें तो रामसर साइट क्या है, रामसर साइट्स आर द वेटलैंड्स। वेटलैंड्स को बोला जा रहा है विच आर कंसीडर्ड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। रामसर कन्वेंशन हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, 1971 में। याद रखना बेटा, रामसर कन्वेंशन जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसमें कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स के ऊपर कन्वेंशन को पास किया गया, राइट। तो रामसर कन्वेंशन 1971 में हुई और रामसर कन्वेंशन जो है वो 2 पॉइंट्स पे बात करती है। रामसर कन्वेंशन के मोटो क्या थे, एक तो कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ वेटलैंड्स, कंजर्वेशन और यूज ऑफ वेटलैंड कैसे कैसे किया जा सकता है उस पे कंट्रीज को बात करनी थी। दूसरा, रिकॉग्निशन ऑफ फंडामेंटल इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर कल्चरल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना, जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है वेटलैंड, सबसे बड़ा रीजन तो यही है। ठीक है, तो ये हो गई रामसर साइट्स। रामसर कन्वेंशन हुई 1971 में। ये कुछ रामसर साइट्स हैं। इंडिया की बात करें, जैसे सांबर लेक हो गया, ये भी एक रामसर साइट है। कितनी रामसर साइट्स टोटल हैं हमारे इंडिया में, ये आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बेटा। और ये है केरला में, ये एक आस्थामुड़ी वेटलैंड, कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, ये वेटलैंड्स हैं। ठीक है, आगे चलें तो ये तो हो गई वेटलैंड्स की बातें। ठीक है, और कोई टॉपिक तो हमारा रिमेनिंग आई गेस नहीं है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा पहले तो इससे पहले जरा ये देख लेते हैं, अभी तक हमने इसमें कंजर्वेशन में क्या पढ़ा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, इसमें हमने क्या देखा, इन सीटू हो सकता है, एक्स सीटू हो सकता है, दैट इज इन सीटू या फिर एक्स सीटू। इन सीटू हो सकता है, एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन में भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एक तो हमने देखा हॉटस्पॉट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या आ सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स एग्जांपल्स हैं इसके प्रोटेक्टेड एरियाज में, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी जिसको बोलते हैं, या फिर सैक्रेड ग्रुव। सैक्रेड ग्रुव्स क्या होते हैं, जो मतलब वर्शिप के कारण बचाए गए हैं। कुछ राजस्थानी ऐसे रीजन्स में ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी के कारण उन एरियाज को प्रोटेक्ट किया गया है कि उसमें स्पिरिचुअलिटी जुड़ी हुई है। ठीक है, उन्हें सैक्रेड ग्रुव्स की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके अलावा एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करूं तो इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज या फिर गैमीट्स। इसमें 2 रीजन्स में आप बांट सकते हो वैसे तो, कि एक तो स्पीशीज को और या फिर गैमीट्स को, किसको प्रिजर्व किया जा रहा है। ठीक है, स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए वही बोटेनिकल गार्डन, जू बनाया जाता है, बोटेनिकल गार्डन, ज़ूलॉजिकल पार्क, जू, है ना। तो इस टाइप से ये सब बनाए जाते हैं, या फिर आगे बात करें सफारी पार्क वगैरह भी इसी में ही आ जाते हैं। और गैमीट्स की प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, जीन बैंक, सीड बैंक, जीन बैंक, सीड बैंक, मतलब सीड्स को रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ये सब हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये जो कंजर्वेशन सीड या जीन बैंक को किया जाता है, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोला जाता है। एक्चुअली में क्रायो प्रिजर्वेशन एक वर्ड आता है इसी में ही। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, ये भी एक टाइप का एक्स सीटू ही है वैसे देखा जाए तो। इसमें क्या लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है,
लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी चीज को कंजर्व किया जाता है, जैसे कि जीन को या फिर सीड को। इसी को क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोला जाता है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में जब कंजर्व करके रखा जाता है, उसी प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, ओवरऑल देखें इन सीटू और एक्स सीटू का डिफरेंशिएशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो है, इट इज द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, राइट। तो इन इट्स ये हो गया। इसमें क्या, इट इज द कंजर्वेशन ऑफ सिलेक्टेड थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन प्लेसेस आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। पॉपुलेशन इज कंजर्व्ड इन द सराउंडिंग्स वेयर दे हैव डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्ट फीचर्स। इसमें पॉपुलेशन इज कंजर्व्ड अंडर साइमल्टेनियस कंडीशन दैट डीमली रिजेंबल देयर नेचुरल हैबिटेट। मतलब नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश दी जाती है आर्टिफिशियल हैबिटेट में उसको, जैसे बोटेनिकल गार्डन्स हो गए या ज़ूलॉजिकल पार्क। इसमें एग्जांपल्स पे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें बोटेनिकल गार्डन, बू, जू, सफारी, जीन बैंक्स, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है बेटा बच्चा, इसमें लास्ट टॉपिक कन्वेंशंस, जो आपको दो कन्वेंशंस याद रखनी है। एक तो अर्थ समिट हुई थी, एक वर्ल्ड समिट हुई थी। अर्थ समिट जो हुई थी वो कहां पे हुई थी, रियो दी जेनेरिया में हुई थी। किस ईयर में हुई थी, 1992 में हुई थी। ठीक है, जिसमें सभी नेशंस ने अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। तो अर्थ समिट नाम याद रखना है, रियो दी जेनेरिया में 1992 में हुई। फिर एक वर्ल्ड समिट हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही, कहां पे हुई थी, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई, 2002 में हुई, जिसमें लगभग 190 कंट्रीज ने हिस्सा लिया और प्लेज किया कि हम रिड्यूस करेंगे करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को। जो करंट रेट है बायोडाइवर्सिटी लॉस का ग्लोबल, रीजनल या लोकल लेवल पे, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे बाय द 2010, और ऐसा करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये दो समिट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो ये चैप्टर बधाई हो कंप्लीट होता है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एक एक पॉइंट, एक एक एग्जांपल्स ज्यादा थे इसलिए थोड़ा सा लेंथी चला गया लेक्चर बेटा, लेकिन इसमें सब कुछ हमने कवर कर लिया। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम। इसमें हमने पढ़ी एक है IUCN, राइट। IUCN जो है ये करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ये तो हमने देखा था ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एक्सोटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में कौन सी इसमें से एक्सोटिक स्पीशीज है, मैंने बताया भी था, इंडिया का बताया था, अफ्रीका का बताया था। तो इसमें क्या एग्जाम्पल, नील पर्च का, नील पर्च यहाँ का था क्या, ना बिल्कुल नहीं। फाइकस रेलिजियोसा, नई बात हो रही यहाँ पे, बन नहीं रही। लेंटाना अमेरिका, और ये ए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ex situ कंजर्वेशन। ex situ मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर, सेंचुरीज तो इन सीटू होती है, सीड बैंक ex situ होता है, सैक्रेड ग्रुप्स भी इन सीटू, नेशनल पार्क भी इन सीटू। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सीड बैंक जो है, सीड को निकालकर नेचुरल हैबिटेट से कंजर्व किया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस के थ्रू। आगे चलें, विच इज कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट्स, नेपेंथीज, साइलोटम, रोवल्फिया। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में, एक्चुअली में उससे क्वेश्चन बना हुआ है। ऑल आर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑल आर फाइलोजेनिक लिंक स्पीशीज, ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑल आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द, तो ये एक्चुअली में जितनी भी स्पीशीज हैं इनके नाम इसमें ज्यादा से ज्यादा याद रखने पड़ेंगे बेटा आपको। निपेंथीज, साइलोटम, रोवल्फिया और एकोनिटम जो है, इनका ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। ठीक है, आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। इनमें से सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी किसकी है, जिम्नो, एल्गी, ब्रायो। फंजाई पढ़ा तो था, फंजाई एंड एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, ग्लोबल डाइवर्सिटी में पढ़ा था हमने। द हिस्टोरिक कन्वेंशन जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे रियो दी जेनेरिया में हुई, उसको क्या बोला गया, साइट्स कन्वेंशन, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। द अर्थ समिट, अर्थ समिट थी क्या, बिल्कुल अभी तो पढ़ा, अर्थ समिट थी। वर्ल्ड समिट कहां पे हुई थी, जोहान्सबर्ग में हुई थी। अर्थ समिट कहां पे हुई थी, अर्थ समिट हुई थी रियो दी जेनेरिया में। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। द एक्टिव केमिकल ड्रग रिजरपिन, रिजरपाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रोवल्फिया। मैंने बताया था रोवल्फिया का जब एग्जांपल दिया था कि रिजरपाइन जो है इससे निकाला जाता है। ठीक है, ये डाइवर्स दिखाता है काफी। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। क्या होगा इसका, पानी पी लूं जरा मैं फिर से, बताओ।
तो टैगा फॉरेस्ट ना, टुंड्रा बिल्कुल नहीं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज द लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ बिकॉज 20% ऑक्सीजन को ये प्योरीफाई करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? पार्थेनियम इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ आवर कंट्री, वीड है ये, पार्थेनियम हमने क्या बताया था, वीड है, कैरेट ग्रास, बहुत ज्यादा उगती है, ठीक है। और एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है कोई स्पेसिफिक लिमिटेड रीजन पे हो, ये तो इसने तो परेशान कर रखा है। अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट अ थ्रेट टू इंडिजिनस कैटफिश, स्टीलार सी काउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, ये तो सीधा सही ऑप्शन दिख गया, रशिया का जो हमने देखा था एक्सटिंक्ट, रिसेंटली एक्सटिंक्टेड स्पीशीज है, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सी एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज है इंडिया की? रोफल्फिया सर्पेंटिना, सेंटलम एल्बम, साइकस, बेडोनी। तो ये तीनों ही बेटा नाम याद रखने हैं, तीनों की तीनों ही जो है हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, खतरे में है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बायोलॉजी मास्टर सीरीज में। नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बिकॉज खुद को खुश रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर आपसे खुश होते रहेंगे। और इस लेक्चर को शेयर लाइक जरूर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, सबको, ताकि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके इस बायोलॉजी मास्टर सीरीज का। तब तक के लिए अलविदा, अब अगले सेशन में मिलते हैं, जय हिंद।